स्वागत है आपका गौतम दा नई परख के मंच पर एक बार फिर। कल आपने असम के चुनावों का जो बहुत जबरदस्त, मेरे ख्याल से जितना अच्छा विश्लेषण आपने किया उतना मैंने देखा नहीं और पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं उस तरह से। बहुत उसकी प्रशंसा हुई और लाखों धन्यवाद। दर्शकों ने उसको देखा, उसको मुझसे बातचीत की लोगों ने। बहुत सुंदर विश्लेषण था। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 3 राज्यों में मतदान हो चुका है और जैसा कि आपने कल ही भविष्यवाणी कर दी थी कि असम में पिछला रिकॉर्ड सब टूट जाएगा, तो असम में 84.42% मतदान हुआ। पुडुचेरी में 86.92% मतदान हुआ, जो कि सबसे ज्यादा था। केरल में भी मतदान जो है वो करीब 78% के इर्द गिर्द मतदान केरल में ऐसा लग रहा है। अभी हालांकि अंतिम अभी आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन केरल में भी इतना मतदान हुआ है। तो मतदान प्रतिशत के ऊपर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई है कि पश्चिम बंगाल में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और इस स्टिंग ऑपरेशन में आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर कुछ ऐसी बात करते हुए दिखाई पड़े जिससे बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। और वो बात ये थी कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ में हजार करोड़ की डील हुई है और 200 करोड़ रुपए एडवांस भी मिल गया है। वो शुभेंदु अधिकारी के नाम का जिक्र कर रहे हैं, हेमंता विश्व शर्मा के नाम का जिक्र कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम का जिक्र कर रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने पीएमओ का भी उसके अंदर जिक्र किया। और जैसे ही ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, जो हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ जिन्होंने गठजोड़ किया था, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन ने जो गठजोड़ किया था, उन्होंने फटाफट उस गठजोड़ को तोड़ दिया और उन्होंने कहा हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। और इससे जो परिस्थिति बनेगी, मोटे तौर पे हम लोग उसका मतलब कुछ समझते हैं, लेकिन इसकी बारीकियों को मेरी आपसे निवेदन है कि आप नई परख के दर्शकों को समझाइए। कल भी हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने बंगाल के चुनाव में चर्चा नहीं कर पाई, हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज वो मौका है, इस स्टिंग ऑपरेशन की रोशनी में हम लोग बंगाल के चुनावों और उससे बदली हुई परिस्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं। गौतम दा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं छोटा करके एक बता दूं, कल मैं सुबह आपको बोला था कि 9 बजे अगर 17% वोट हो रहा है, मतलब जो हाँ। 3, 4, 5 होता है, वो ट्रेंड है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ेगा। बिल्कुल। और सचमुच जो हुआ है, मैंने बाद में एक कुछ एनालिसिस भी देखा हूँ। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुसलमान ने 90% के ऊपर वोटिंग किया मुसलमानों और ने 90 हिंदू का की। प्रतिशत, हिंदू का वोट उसका असम का जो कुल एवरेज है उससे कम है। अच्छा। उत्तरी असम में हिंदू का वोट कम है, बराक वैली में कम है, पहाड़ में कम है, ज्यादा है 90% के ऊपर है मुस्लिम एरिया में। क्योंकि आपको मैं ये बता रहा था कि ये धर्म का आधार का बात वोट नहीं है, ये वोट हो रहा है लोकतंत्र बचाने का वोट। बचाने के इसलिए केरल और पुडुचेरी लिए। दोनों जगह पे हम्म। वोटिंग परसेंट रिकॉर्ड हुआ है, पिछले हम्म। कभी ये हुआ नहीं है। मैं आपको हम्म। अभी से बता देता हूँ, मुझे उम्मीद है पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में 90% के ऊपर वोटिंग होगा, पोलिंग वोट होगा। होंगे। क्योंकि लोग मान रहे हैं कि अगर वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, वोट मतदान परिचय पत्र नहीं रहेगा, मैं जो सरकारी सुविधा जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। एक छोटी सी मेरा व्यक्तिगत एक अभिज्ञता उसको बोल के मैं बाकी विषय पे आ रहा हूँ। आज सुबह जी। यूपी का वोटर लिस्ट जारी हुआ है जी। एसआईआर के बाद। तो मैंने देखा कि मेरा भी नाम है, मेरा घर का नाम है, तो लेकिन जो बीएलओ है बहुत ही जेंटलमैन है, उन्होंने कहा कि सब जो इस जो लिस्ट में आपको जो नाम है, इसको ना आप बाद में डाउनलोड करके सेव करके रखना, क्योंकि अगला जब ऐसा होगा तब आपको ये कागज दिखाना पड़ेगा। तो ये कागज, हम तो भले ही अर्बन नक्सल ना हो, लेकिन अर्बन तो मध्य मिडिल क्लास तो हूँ, लेकिन हमें तो रख पाएंगे। आप सोचिए, जिस एरिया में बाढ़ होता है, जिस एरिया में भूकंप आता है, जिस एरिया में लोगों ने तबाह होता है, माइग्रेटरी वर्कर होता है, वो एक कागज उसको रखना पड़ेगा, नहीं तो अगला चुनाव से भी वो बाहर हो जाएगा। इस तरीका लोगों को जो परेशान, इसका ये वोट हो रहा है, चुनाव है, चुनाव इसको तारीफ कर रहे थे, इतना लोगों को मैं दे आया बूथ पे, लेकिन जब उनका खिलाफ हो रहा है वोट, इसको समझ में नहीं आ रहा है। वो समझ में नहीं आएगा, बाद में रिजल्ट के बाद याद आ जाएगा क्यों किया। अब मेरे तो ख्याल में मैं बता देता हूँ कि अगर ममता जीत गए तो ज्ञानेश कुमार का एक मूर्ति लगाना चाहिए बंगाल में, क्योंकि जीतेंगे ममता तो ज्ञानेश कुमार के कारण ही जीतेगा। मैंने ये लोग अच्छा। सोचते हैं ना भाजपा जीत रहे,
वो दूसरी बात है, मैं उसमें बाद में इसमें जाऊंगा। लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण इशू उठाया, देखिए सबसे हाँ। पहले तो है कि अभी बीजेपी इतना स्टिंग ऑपरेशन, हुमायूं कबीर ने उसको कहा कि एआई जनरेटेड है और कुछ नहीं है। तो एआई जनरेटेड है, तुरंत उसको पुलिस के पास जाना चाहिए था। अभी तो चुनाव आयोग के पास ही तो पूरा प्रशासन है, प्रशासन तो ममता बनर्जी का है नहीं, तो इसलिए उसको वो पुलिस के पास जाके शिकायत करना चाहिए। शिकायत नहीं कर रहा है, तो शिकायत करने से रिकॉर्ड में क्यों शिकायत है, शिकायत में आएगा कि सबका नाम आएगा, पीएमओ, हेमंत बिश्व शर्मा, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री, ये जो सबका नाम आ जाएगा, शुभेंदु अधिकारी, तो जब एफआईआर में वो नाम आ जाएगा तब तो जांच होगा, तो सबको ही जांच में आना पड़ेगा, है ना। तो चुनाव आयोग क्यों सुओ मोटो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है, मैं तो हैरान हूँ। अब इतना एक टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना, अगर गलत है एक संज्ञान लेके एफआईआर डाल दीजिए कि ये करो, ये हम इसके ऊपर जांच करेंगे। जांच नहीं करना, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो देखिए, अगर टीएमसी ने इसको जारी किया उसका तो फायदा उसको मिल गया है कि हुमायूं कबीर और असादुद्दीन ओवैसी का पार्टी का जो गठबंधन हो रहा था, एक वीडियो के कारण क्योंकि कारण क्या है, कारण है उसमें हुमायूं कबीर बोलते हुए दिखाई देता है, बाबरी मस्जिद फालतू बात, ये तो होगा नहीं, लेकिन मैं एक्चुअली मुसलमानों को खरीदने के लिए पैसे भी ले रहा हूँ। ये जो बात है, यार पैसे ले रहा हूँ भाजपा से, सच या झूठ मैंने भी पता नहीं है क्या है, जो दिखाई दे रहा है। ये असादुद्दीन वैसी देखा, उसका उसका भावमूर्ति गांव में लग गया है कि उसको भी कंफर्म्ड हो जाएगा ना बीजेपी का एजेंट है, इसलिए वो दूर हो गया। अब ये असादुद्दीन ओवैसी का पार्टी पिछले चुनाव में भी कुछ कोशिश किया था, बंगाल में एक्चुअली उर्दू स्पीकिंग गरीब मुस्लिम जो है, बंगाली स्पीकिंग है, बांग्ला बोलते हैं, उर्दू स्पीकिंग है ही नहीं। उर्दू स्पीकिंग जिस एरिया में है, मेटिया बुरुज, कलकत्ते के पास जो है, उस एरिया में तृणमूल का तगड़ा बहुत सारा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, खुद मंत्री बॉबी हाकिम उसको बोलते हैं, इसलिए उस जगह पे कुछ फायदा नहीं कर पाएगा। वरना कह रहा है गांव में करेंगे तो कुछ 2-3 उम्मीदवार को बोला है कि सारे चुनाव में लड़ेंगे, देखता है कितना, पिछले बार जब बोलते फाइनली तो भाग गया था, लड़ा तो नहीं असदुद्दीन ओवैसी ने। इस बार मुझे नहीं लगता है कि ये जो उसका सेटबैक पहले जो कर दिया हुमायूं कबीर, इसका टोटल पॉलिटिकल फायदा तो देखने में सबको सारी जाके टीएमसी को लग रहा है कि कम से कम जो हुमायूं का छवि जो था, एक तो 2019 में वो भाजपा का उम्मीदवार रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद गिराने वाला पार्टी का उम्मीदवार होके बाबरी मस्जिद बना रहा है। तो ये वोटर को अगर इतने समझेंगे कि इतना बुद्धि नहीं है शुरू में, लेकिन उसी नाम पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा था। सचमुच हम भी सोच रहे हैं कि शायद वो बहुत सारे मुस्लिम वोट लेके चला जाएगा। एक तो उनका खुद का जो नुकसान हुआ है, उस एरिया में मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा मुस्लिम नाम काटा है। अगर वो हुमायूं कबीर को भी वोट देता तो वो वोट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो उसका वो एक नुकसान है, तृणमूल का है, सबका ही है नुकसान, तो उसका भी होगा नुकसान। दूसरी बात यह है कि जो वो अभी साबित हो चुका वीडियो के दौरान, ये कंफर्म बीजेपी का, भाजपा का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। देखिए भाजपा का आधिकारिक दौर से अभी तक, मैं आपने देखा है कि नहीं देखा है पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, जिसके बारे में बोल रहा है शुभेंदु अधिकारी, उसको कोई बयान नहीं है। पीएमओ को आना चाहिए बयान, पीएमओ बोल सकता है कि झूठ है, ये बंदा झूठ, अच्छा चुनाव के दौरान उसके खिलाफ वो बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि उनका वो ट्रम्प कार्ड सोचते थे। ट्रम्प कार्ड को अगर गलत कहेंगे तो ट्रम्प कार्ड का गुस्सा हो जाएगा ना, कि भाई हम तुम्हारा कहने पर कर रहा हुआ, तुम हमको ही अभी गाली दे रहे हो। इसलिए भाजपा भी इसको ऑफिशियली रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। कुछ इसका जो आईटी सेल है, बहुत तगड़ा आईटी सेल है, बहुत कुछ करता है ना टूल से, ना ये ना इनका जो पक्ष में जो पत्रकार है, कहीं आप कहीं चैनल में, बांग्ला चैनल में तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि जिसको जबरदस्त ढंग से कोई प्रतिवाद हो रहा है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति इसका तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो जब तक हो चुका है। आप पूछिए, बाकी सवाल मैं बोल सकता हूँ। देखिए इससे मोटी राजनीतिक समझ बनती है कि जो मुसलमान वोट टूटने का थोड़ा बहुत डर था, मैं तो मानता नहीं था कि मुसलमान वोट ज्यादा टूटेगा, लेकिन फिर भी एक गठजोड़ बना है तो उसमें टूट सकता था कुछ न कुछ। जैसे मुर्शिदाबाद में टूट सकता था, मुर्शिदाबाद जो बहुत ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाका है, वो अब डर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है।
और ये हुमायूं कबीर इतने ज्यादा बदनाम हो गए हैं, उसके बाद मुझे लगता है उनके परिवार की महिलाएं, परिवार के लोग भी उनको वोट नहीं देंगे। मतलब मैं मानता हूं कि ऐसी स्थिति उसमें बन गई है। और देखिए, वो एक्चुअली दिल्ली से जो पत्रकार है ना, सोचते हैं नाम हुमायूं कबीर, मुसलमान एक विधायक है, इसके कारण सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल देंगे। एक्चुअली अगर ये सब नहीं भी होता, एक दो सीट में फर्क को कुछ कर सकते हैं। वो इतना बड़ा स्टेट, बंगाल का कोई लीडर नहीं, अब वो वो भी नहीं बोल कर रहा है पाएगा। कि ना, वो बोल रहा है मुर्शिदाबाद कि में एक दो देश के सीटों में सारे फर्क डालता, मुसलमान वो भी उसके नहीं कर साथ है। पाएगा। नहीं, वो और बोल रहा है उससे बंगाल के सारे मुसलमान उसके साथ है, ये वीडियो में जो बोला है। हाँ, नहीं है, वो लोकल एक लीडर, अच्छा लीडर एक लोकल विधायक है, किसी ने सवाल उठाया कहाँ है ईडी, हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, हेलीकॉप्टर का खर्चा कौन दे रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी घूम रहा है, वो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो है नहीं जो हेलीकॉप्टर से घूमेंगे, ना तो प्रधानमंत्री है। एक विधायक, एक छोटी सी पार्टी खुला, उसके पास इतना पैसा आ गया कि हेलीकॉप्टर लेके वो घूम सकते। तो अभी इसके ऊपर तो इंक्वायरी होने से पता चल जाएगा उसके हेलीकॉप्टर का पैसा कौन दे रहा है, उसका तेल कौन भर रहा है ना? इतना पैसा तो होना नहीं चाहिए हुमायूं कबीर के पास। अगर कुछ गलत तरीका है पैसा तो उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। ये आदमी इतना खर्चा क्यों कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है? एक कैंडिडेट उम्मीदवार का तो एक, अब चुनाव आयोग तो देख भी नहीं, आंख मूंद के बैठा है। चुनाव का तो ये सबका एक लिमिट होता है, कितना खर्चा कर सकते हैं। आधिकारिक तौर पर एक है ना, 20-25 लाख ऐसे कुछ है। इससे तो ज्यादा खर्चा तो एक हेलीकॉप्टर में 2 दिन में ही खर्चा हो चुका है। ये असल में खर्चा कौन दे? चुनाव खर्च में एक लोचा है, एक लूप होल है उसके अंदर। वो ये है कि उम्मीदवार के चुनाव खर्च पे तो सीमा है, लेकिन अगर कोई पार्टी चुनाव खर्च करती है तो उस पर कोई सीमा नहीं है। तो उसके जरिए बहुत सारा चुनाव खर्च जो होता है वो पार्टी के हिसाब में डाल दिया जाता है, और वो इससे उससे चुनाव आयोग की बंदिश से तो बच जाते हैं। लेकिन जनता के सामने तो स्पष्ट ही है कि आपके पास पैसा कहाँ से आया कि आप हेलीकॉप्टर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरा ये भी सही मुद्दा आपने उठाया है कि भाई, एक अगर वो स्टिंग ऑपरेशन एआई जनरेटेड है, तो चुनाव आयोग को चाहिए कम से कम उस वीडियो क्लिप की जांच करा लें। ये तो पता लग जाएगा ना वीडियो क्लिप में कि इसमें जो हुमायूं कबीर दिखाया गया है, 1-2 दिन में मालूम पड़ जाएगा। मुश्किल से 24 घंटे लगेंगे, वो जांच हो जाएगी। तो वो चुनाव आयोग ये भी नहीं, चुनाव आयोग ये पहलकदमी भी नहीं कर रहा। उसके बाद भाजपा खुद भी उसका खंडन नहीं कर रही। मैं तो ये कहूंगा चुनाव आयोग प्रधानमंत्री दफ्तर का भावमूर्ति भी नीचे ला रहा है। प्रधानमंत्री का दफ्तर का नाम आ गया, जिसको उन्होंने अपॉइंट किया है, उसका छवि खराब क्यों कर रहा है चुनाव आयोग? बिल्कुल। दूसरे, मैं तो इस यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि इस क्लिप को फौरन ही असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी जांच निजी स्तर पर करा ली होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने गठजोड़ तोड़ने से पहले इसकी जांच, 24 घंटे लगे उनको गठजोड़ तोड़ने में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1 मिनट के अंदर गठजोड़ तोड़ दिया। मतलब ही टुक 24 आवर्स टू डिसाइड टू। तो आज सुबह किया, आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया, आज सुबह ट्वीट किया। तो इसका मतलब है कि उन्होंने उसकी जांच करा ली होगी निजी किसी अपने एक्सपर्ट से, और समझ गए होंगे कि ये जो क्लिप है ये फर्जी नहीं है। फर्जी नहीं है तो उन्होंने, अब तो इसके साथ रहूंगा तो मेरी नाक कट जाएगी। या उसका बयान देखिए, बयान में क्या बोला? बयान में बोला जी इस तरह का लोगों के साथ हम जोड़ नहीं सकते, ये भी बोला ना। देखिए 2015 में जब ये बिहार में उन्होंने चुनाव लड़ा, असदुद्दीन ओवैसी ने, और कोई नतीजा नहीं निकाल पाए, वहां पे लालू और नीतीश की जोड़ी ने भाजपा को हरा दिया, तो हम सब लोग व्यंग से कहते थे कि भाजपा के 200 करोड़ रुपए नाली में चले गए। हम लोग इस वक्त आपस में बातचीत में ये कहते थे। तो उनकी बड़ी मुश्किल से उस इमेज से असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ छुटकारा पाया है। अब दोबारा फंस जाते अगर हुमायूं कबीर के साथ में, तो उनकी इमेज का फिर से कबाड़ा हो जाता है। इसलिए ठीक ही किया, वो अलग हो गए। मेरे ख्याल से अपना असदुद्दीन ओवैसी कोई बंगाल के मुसलमानों पे कोई असर छोड़ पाएंगे। आपने ठीक ही कहा कि जो उर्दू बोलने वाले मुसलमान जहां पे हैं, वहां पे तृणमूल कांग्रेस का जबरदस्त काम है, और बाकी सारे मुसलमान तो असदुद्दीन ओवैसी की इस तकरीर को सुनते भी नहीं होंगे ठीक से। मतलब उनके लिए कोई बात तो नहीं है। तो ममता बनर्जी का मुसलमान वोट तो अब बहुत सॉलिड हो गया उनके पक्ष में। इसमें ये बिल्कुल काटने का, आप देखिए और भी स्थिति बदलेगा, क्योंकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा एक हियरिंग है, जिसमें जो ट्राइब्यूनल
जिसमें लोगों का फैसला हो रहा है, हम्म, ये तो साबित हो चुका है कि चुनाव आयोग गलत काम कर रहा हम्म, है। क्यों साबित हुआ? हम्म, का एक विधायक का उम्मीदवार, वो नाम हम्म, मुसलमान है, उसका नाम डाउटफुल लिस्ट में डाला गया था। हम्म, उसके बाद ट्राइब्यूनल में जाके उसको मिला वोटिंग राइट। तो हम्म, चुनाव आयोग जो मनमानी कर रहे थे, ये तो एक केस से ही साबित हो गया। हम्म। आप तो कोई, आप जैसे कहा जाता है ना कि चावल पक्का है कि नहीं पका है, तो एक हाँ, वो एक ही दो हांडी का दो से एक पता चावल चल से जाता मालूम है, पड़ जाता है। मालूम चला जाता है। तो ये तो एक चावल से उम्मीदवार को ट्राइब्यूनल से लेना पड़ा है परमिशन चुनाव हम्म, लड़ने के लिए, तो चुनाव आयोग गलत किया था। हम्म, दूसरी बात है, आज तक देखिए किसी नेशनल पेपर में फ्रंट पेज में खबर है हम्म, जी, ट्राइब्यूनल ने अभी तक सिर्फ 2 बंदा को दिया है वोटिंग राइट, हम्म, बाकी को दे ही नहीं पाया, क्योंकि हम्म, इसका ऑफिस कहाँ है किसी को पता नहीं है, हम्म, कभी जगह नहीं है, कहाँ पे लोग कतार में खड़ा है अपने हम्म, आप को सिद्ध करने के लिए। हम्म, जो कतार में खड़ा होकर जो वोटिंग राइट लेके वापस आ रहा है ना, वो हम्म। उसको सोच रहा है कि वो बीजेपी को वोट देगा। मुझे तो उम्मीद नहीं है, जी। उसमें बीजेपी अच्छा, इसका वोटर होगा वो भी आपसे नहीं देगा, वो भी नहीं आपसे देगा। चर्चा हो रही है, उसका लाभ उठा के मैं ये कहना चाहता हूँ नई परख के दर्शकों से भी कि 1950 का जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है, उस हम्म, कानून की एक धारा है 21(3), 21(3) धारा है, जो धारा स्पष्ट रूप से कहती है, 21(2) है, 21(2) के तहत चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो किसी भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवाए, किसी का रिवीजन उसका करवाए। लेकिन 21(3) ये स्पष्ट रूप से कहती है, और वो मैंडेटरी है, अनिवार्य है, कि अगर किसी भी तरीके से वो पुनरीक्षण पूरा नहीं हो पाता है, तो जो पुरानी मतदाता सूची है उसके आधार पर चुनाव होगा। इसमें कोई किंतु परंत नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और अभी तक जितनी भी चर्चाएं मैंने सुनी है, बंगाल में मतदाता सूची हम्म, ने अंतिम रूप नहीं लिया है, जबकि नहीं दे रहा है। उनके जो नामजदगी के दिन से पहले मतदाता सूची फ्रीज हो जाना चाहिए, और नामजदगी के हम्म, दोनों दिन खत्म हो चुके हैं। हम्म, कानूनन मतदाता सूची फ्रीज हो गई है, और 12 या 13 तारीख को एक दो दिन में ये पॉलिटिकल पार्टियों को अंतिम मतदाता सूची अंतिम रूप से दे दी जाएगी। और वो, और लोक प्रतिनिधित्व कानून ये भी कहता है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट ये भी कहता है कि एक बार जब मतदाता सूची फ्रीज हो गई, तो उसमें से एक भी वोट ना काटा जा सकता है और ना उसमें से निकाला जा सकता है। कोई भी आदेश दे, असंभव है, उसी मतदाता सूची के ऊपर चुनाव कराना होगा। अच्छा, चूंकि वो मतदाता सूची पूरी नहीं है, उसमें 27 लाख वोट निकल गए हैं, इसलिए चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी बनती है कानून के मुताबिक कि वो पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराए। लेकिन देखिए, इस कानून को, इन बातों की कोई परवाह नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग मनमानी एग्जैक्टली। कर रहा है, और यहां तक कि हम्म, अदालतें भी उसको ये मनमानी करने दे रही हैं। हम्म, अदालतें भी उसको ये हम्म। मनमानी करने दे रही हैं, तो ये बहुत हमारे नहीं, तो लोकतंत्र का इसलिए बड़ा उस दुर्भाग्य है। दिन उस दिन एक चर्चा में ये बात आई थी कि जी। 1975 में आपातकालीन के दौरान जबलपुर का जो केस है, जिसमें जस्टिस भगवती, हम्म, वो राइट को हरण कर दिया था, फंडामेंटल राइट, उन्होंने उसे पक्ष में राय दिया। हम्म, 30 साल बाद उन्होंने स्वीकार किया मैंने वो गलती किया, हम्म, 30 साल बाद। हम्म, तो ये जो राइट, आप देखिए, आपने जिक्र जिसको कर रहा है 21(3), मैं बोल रहा हूँ आर्टिकल 325, हम्म, जिसमें कहा गया था कोई जेन्युइन सिटीजन को आप वोटिंग राइट से रिलीजियन, कास्ट, किसी अन्य कारण से आप हम्म, बाहर नहीं कर सकते हैं। नहीं निकाल सकते। किसी नागरिक को अगर वोट देने से आप बाधित, आप उसको नहीं देने के अधिकार दे, जो दिखा रहा है कि उसके पास डॉक्यूमेंट है, पर हम्म, फिर भी आप उसको वोट नहीं देने दे रहा है क्योंकि हम्म, आपका लिस्ट में नाम नहीं है, हम्म, ये तो गैर संवैधानिक है। हम्म, चुनावी आयोग है, अगर एक भी वोटर, मैं तो 27 लाख का छोड़ दीजिए, मैं एक वोटर का बात बोल, हम्म। एक वोटर अगर बाहर रहेगा तो चुनाव ठीक नहीं है। और वो इसलिए 27 लाख आपने वोटर जो कहा, टीएमसी के वोटर अगर नहीं वो है। नहीं, आज जो है स्थिति, आपने जो कहा, यस, ये टाइम नहीं है करने का, इसलिए पुराना स्थिति में वोट कर दो। वोट कर जो दो। पुराना स्थिति में ऐसे है कि बहुत लोगों ने तो फर्स्ट फेज में जो हुआ था, हम्म, जिसमें 8 लाख वोटर को बाहर किया गया था, हम्म, मोटे तौर पे उसमें ज्यादा शिकायत नहीं था। उसमें हम्म, मुस्लिम भी गए, मथुरा भी गए, राजवंशी गए, आदिवासी भी बाहर है। हम्म, लेकिन
उसमें जो ये हुआ था कि हम जो जो मर गए थे, जो दूसरी जगह चले गए थे, ये बहुत संख्या बहुत ज्यादा था, करीब 50 लाख का आसपास रहा। वो जेन्युइन था, लेकिन ये जो देखा चुनाव आयोग, अरे ये तो ममता बनर्जी का फेवर में चला जाएगा, इसलिए सेकंड फेज आया, माइक्रो ऑब्जर्वर आया, बहुत कुछ बाहर से जजेस है, ताकि बाकी जो सूरत है इससे भी बाहर करो लोगों को। ये जो जबरदस्ती कर रहा है, ये जबरदस्ती के कारण जो भी ममता का सूची रहेगा वो 6 करोड़ 64 लाख ना ऐसे कुछ है प्रेजेंटली, अगर सुप्रीम कोर्ट मंडे तक कुछ बढ़ा भी दिया है, इसमें हम देखेंगे 3 करोड़ से ज्यादा लोग चुनाव मैदान में आके वोट करेंगे उससे, ज्यादा से ज्यादा मैं मान रहा हूँ 90% अगर वोट करेंगे, क्योंकि इसके खिलाफ एक रोष है। 2008 में 9 में पंचायत चुनाव ने सीपीएम ने 30% लोगों को वोट नहीं देने दिया था। उसका रिएक्शन में 2009 का चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को सबसे पहले कामयाबी मिला, सीट बढ़ा, उसके बाद 11 में वोट का अधिकार हरण करने का। आप बोलेंगे तो बिहार में हुआ है, तब तो कुछ नहीं किया, ये बात सही है। बिहार का गरीब जनता, ये बड़े आदमी ऐसे ही वहां के जातिवाद है, ऊंची जाति का अत्याचार है, बहुत दिनों को डरते हैं बड़े आदमी से, नहीं लड़ पाते। बंगाल का हर गरीब आदमी अपना अधिकार के बारे में सचेतन है। अगर उसको वोट नहीं देने देंगे, जो घर में काम भी करती है वो भी गुस्सा करती है। आज दिल्ली में देखिए कोई बंगाली कामवाली आपको मिलेगा नहीं, सब चला गया। किसी ने ट्वीट भी किया कि हमने बोला कि हमें दूसरा कोई दे दो, बोले दूसरा होगा नहीं, हम सब जा रहे हैं, किसको वोट देंगे? बोला हम तो ममता जी को वोट देंगे, क्योंकि हमारा अधिकार के लिए वही लड़ रहा है। तो ये जो स्थिति जो है, बंगाली चेतना जो है ना लोकतंत्र के ऊपर, ये एक अद्भुत स्थिति, अद्भुत है। जो बाकी आपने दो बातें कही शुरुआत में, आपने शुरुआत की चर्चा में दो बातें कही जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उनको रेखांकित करना चाहता हूं। पहली बात तो आपने ये कही कि ये लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, उस हत्या के खिलाफ लोग वोट कर रहे हैं, और वो डर रहे हैं कि अगर इस बार उन्होंने वोट नहीं किया तो हो सकता है कि अगली बार उनको वोट करने का मौका ना मिले, इसी आधार पर कि आपने पिछली बार तो वोट किया ही नहीं, तो उसको उनका नाम ही हट जाए, वोटर के तौर पर उनके अधिकार समाप्त हो जाए। और दूसरी बात आपने जो बहुत दिलचस्प कही है, जिसके ऊपर काफी गौर करना चाहिए और उसको और खोलना चाहिए, वो ये है कि अगर ममता बनर्जी जीती तो उन्हें ज्ञानेश कुमार की मूर्ति लगवानी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी के जीतने में ज्ञानेश कुमार का भी एक योगदान होगा। जिस तरह से उन्होंने एसआईआर करवाई है, उससे ममता बनर्जी के खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी है वो मंद हो गई है उससे। 15 साल में बहुत कुछ हुआ है बंगाल में जिसके खिलाफ प्रचार होना चाहिए था। वहां पे भ्रष्टाचार का मामला है, लोगों ने जेल गए हैं, घर से रुपया मिला, अपना जो गर्लफ्रेंड के घर से भी रुपया मिल रहा है, लोगों का नौकरी नहीं है, नौकरी देने के लिए स्कैम हो रहा है, इसका कोई चर्चा नहीं है। आरजी करके महिला के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर अत्याचार है, उसका माँ के भले ही कैंडिडेट उम्मीदवार है भाजपा का, लेकिन वो भी बहुत ही खराब है। मैं कल इसको होना नहीं चाहिए था, खराब है। एक जो जिस नारी का, महिला का नाम हम पब्लिकली नहीं कर ले सकते हैं, उसका माँ को वोटिंग लिस्ट में उम्मीदवार जब हो रहा है, उसका घर का परिवार में कौन कौन है सबका नाम देना पड़ रहा है, वो बेचारी को नाम भी लिखना पड़ेगा, बाद में तो पब्लिक हो। लेकिन बंगाल का मीडिया डिसाइड किया कि उनका जो परिचय है वो हम कहीं लिखेंगे नहीं, किसी ने नहीं लिखा आज तक। हमें उसको निर्भया नाम से, अभय नाम से जानते हैं, असली नाम कोई नहीं जानते, लेकिन नाम पब्लिक कर दिया उनको माँ ने। दूसरी बात यह है कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो चर्चा होना चाहिए था बीजेपी की, इसलिए और ज्यादा लड़ाई सचमुच कर सकते थे, लेकिन चुनाव का सारे लड़ाई वो सोचा था कि एक बार 2021 में क्या था मजेदार चीज, 2021 में भाजपा सोचा था उनके हाथ में एक मास्टर स्ट्रोक है, एक बहुत बड़ा विजन आ गया। क्या है? सीए, बांग्लादेश से हिंदू को लाके हम सिटीजनशिप दे देंगे, सब हमारा जय जयकार। कुछ जय जयकार नहीं है, ममता का सीट बढ़ गया, है ना। वो इशू काम नहीं कर। इस बार सोचा था कि हम नाम काट के हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के बाद अभी जहां चुनाव होगा कहीं भी एसआईआर सक्सेसफुल रूलिंग पार्टी के लिए हो सकता है थोड़ी देर, लेकिन बाकी सब इतना जागरूक हो चुका है
कि उसको पता चल गया कि वोटिंग राइट आपको छीन लेने का मतलब सरकारी जितना कामकाज है उसका मिलेगा नहीं काम। गरीब लोगों को कहाँ एक वोटिंग कार्ड ही दिखाता है ना, तो ये उनका पासपोर्ट भी नहीं होता है गरीब लोगों के पास। तो ये जो वोटर का कार्ड जो लेने का जो लड़ाई, ये लड़ाई इसको इसी का जो मुहिम है इसको जोड़ रहा है भाजपा के साथ। भाजपा लोकतंत्र का छीन रहा है, ये मैसेज बंगाल में किया है। बंगाल ये में मैसेज मेरे को जो वोटिंग पैटर्न देखते को लगा कि सारे बाकी तीनों राज्यों में ही गया है। अगला चुनाव में मैं अभी से तो फोरकास्ट कर रहा हूँ 90% के ऊपर पोलिंग हो सकता है, हो जाएगा, ऐसे होगा शायद। लोग सोचेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी पोलिंग, वो नहीं है। ये पोलिंग है कि आपका लोकतांत्रिक अधिकार हरण के खिलाफ है, इसलिए इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी बात तर्क संगत है गौतम दा, आपकी बात तर्क संगत है और बात समझ में आ रही है। और मैं इसी नोट के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा कि जिस तरह से बंगाल में एसआईआर किया गया है और उसके अंदर जो गड़बड़ियां हैं, 27 लाख वोटरों को उनके अधिकार से वंचित किया गया है, और जो ट्रिब्यूनल हैं जो जुडिशियल हस्तक्षेप के जरिए बनाए गए थे, उन ट्रिब्यूनल वो काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास दफ्तर भी नहीं है, उनके पास मेज कुर्सी भी नहीं है। तो ऐसे हालात में ऐसा लगता है कि जब पहला दौर का वोट पड़ेगा उस वक्त तक लाखों वोटर जो है उनके बारे में तय नहीं हो पाएगा कि वो वोट डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। ये कानून का उल्लंघन होगा, संविधान का उल्लंघन होगा। तब देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या करता है, क्या वो पुरानी वोटर सूची के आधार पर वोट कराएगा या उन लोगों के वोट अधिकार छिन जाने देगा सुविधा पूर्वक। आज की तारीख में हम नहीं कह सकते। और इन सब चीजों का जो लाभ हो रहा है वो लाभ सत्तारूढ़ दल को हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस को हो रहा है। जबकि भाजपा अगर चाहती तो जनता के मुद्दे उठाकर वो तृणमूल कांग्रेस को सांसद में डाल सकती थी, लेकिन भाजपा ऐसा करने में विफल रही है। ममता बनर्जी ने एसआईआर बनाम कर दिया है पूरे चुनाव को। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत अच्छा विश्लेषण रहा। कल का विश्लेषण भी बहुत शानदार था, मुझे लगता है आज का विश्लेषण भी बहुत अच्छा है और मुझे जरूर दही परख के दर्शक उसको पसंद करेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।